हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम आर एन योर फ्रेंड। और आज हम सिविक्स की क्लास 9 की सिविक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्शन, इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन के क्या मेरिट होते हैं, क्या डीमेरिट होते हैं, क्या और किस तरीके से कंपटीशन क्रिएट होता है, हमारे इंडिया में इलेक्शंस कैसे किए जाते हैं, किस किस स्टेज पे इलेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें जानते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी से। हरियाणा में एक देवी लाल नाम का एक कैंडिडेट खड़ा हुआ इलेक्शन के लिए, कि उसे वो एक प्रतिनिधि खड़ा हुआ कि उसे उसकी जो पार्टी थी उसका नाम था लोकदल, उसकी पार्टी का नाम था लोकदल। तो देवी लाल नाम का एक पर्सन खड़ा हुआ इलेक्शन में, उसकी पार्टी का नाम था लोकदल। और उसका जो स्लोगन था, उसने एक स्लोगन भी कहा था, वो था न्याय युद्ध। उसने एक स्लोगन दिया था जिसका नाम था न्याय युद्ध, कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अब इलेक्शंस हो रहे थे, क्या था कि हरियाणा में 1982 से 1982 ये इलेक्शन तो 1987 में हुए, लेकिन 1982 से ही कांग्रेस पार्टी में थी। ठीक है, कांग्रेस थी वहाँ पे पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी थी, तो उसको अपोज करते हुए ये खड़े हुए विद द लोकदल पार्टी। और बाद में क्या होता है, 1987 के इलेक्शंस में ये जीत जाते हैं। ये जीत जाते हैं क्योंकि इनका जो स्लोगन था वो ये था, स्लोगन न्याय युद्ध था। और इन्होंने क्या प्रॉमिस किया था लोगों को, वो था वेव लोन्स, कि ये अगर पावर में आ गए तो जितने भी छोटे किसान हैं और जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं उनके सबके जो लोन्स हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, ये इलेक्शन जीत जाते हैं हरियाणा में इन 1987। देवीलाल इलेक्शन जीत जाते हैं और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। बाद में वो कुछ दिन बाद ऑर्डर पास करते हैं और जितने भी सारे लोन्स होते हैं छोटे फार्मर्स के और बिजनेसमैन के, उनको माफ़ कर दिया जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन हुआ और चीज़ों में चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए सिस्टम में। ठीक है, तो इलेक्शन ने क्या क्या चेंज किया, देखो सबसे पहले तो गवर्नमेंट चेंज हुई। यहाँ पे पहले ही कांग्रेस रूल कर रही थी, देन लोकदल पार्टी आ गई। ठीक है, सेकंड थिंग, पॉलिसीज़ में चेंज होगी। जो कांग्रेस होगी उसके पॉलिसीज़ अलग होंगी, जो लोकदल थी उसकी पॉलिसी थी कि वो लोन्स को वेव ऑफ कर देगी, और वो न्याय युद्ध स्लोगन के साथ खड़ी थी। ठीक है, तीसरी चीज अकाउंटेबल, कि अगर मान लो कांग्रेस और बार बार पावर में आती रहती तो वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं रहती। वो सोचती कि हम हर बार पावर में आ रहे हैं तो हम इन लोगों को आंसर क्यों करें। लेकिन जैसे ही उनको झटका लगा कि वो हार गए इलेक्शन, तो वो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि ताकि वो अकाउंटेबल रहें लोगों के प्रति। अब अकाउंटेबल का सीधा सा मतलब होता है आंसरेबल, कि आपसे कोई सवाल जनता पूछ रही है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसका जवाब दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी चेंजेस होते हैं, सरकार चेंज होती है, पॉलिसीज चेंज होती है, और जो जो रूलर्स हैं वो अकाउंटेबल हो जाते हैं, जो जिनको हम चुन रहे हैं वो अकाउंटेबल हो जाते हैं। ठीक है, नीड ऑफ इलेक्शन। सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं। देखो इलेक्शंस क्यों करवा रहे हैं, ताकि हम वोटिंग के थ्रू, इलेक्शंस इसलिए करवा रहे हैं ताकि वोटिंग के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके। अब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज क्यों कर रहे हैं, अब पावर हम अपने हाथ में भी रख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बातचीत की, डिस्कशन किया, ठीक है ये पॉलिसी बनाते हैं, चलो बना लेते हैं। लेकिन सोच के देखो, इतनी बड़ी कंट्रीज, इतने सारे लोग किस तरीके से, मतलब मतलब सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके हम डिसीजन लेंगे। और डिसीजन अगर मान लो इकट्ठा भी कर लिया लोगों को, तो डिसीजन कैसे लेंगे, इतने सारे ओपिनियंस होंगे लोगों के, कभी कोई पॉलिसी बनेगी नहीं। तो दैट इज द केस कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। सो और ये भी पॉसिबल नहीं है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है हर एक के पास कि वो रोज बैठ के डिसीजंस ले, कि चलो आते हैं मिलते हैं यार, सब पे काम है, सब अपना अपना काम करते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेली डिसीजंस ले। तो लोगों ने सोचा कि चलो हम डेली डिसीजंस नहीं ले सकते, तो क्या करते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं। मतलब हम कुछ लोगों को भेजते हैं, हम उनको टैक्स के थ्रू पैसा देंगे और जरिए के थ्रू पैसा देंगे, और वो हमारे बेहाफ पे लॉज बनाएंगे और जितने भी सारे नियम कानून हैं वो लोग बनाएंगे। ठीक है, तो
उसके थ्रू इसलिए इलेक्शन की ज़रूरत पड़ी कि इलेक्शन के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें, अपने प्रतिनिधि को चूज़ कर सकें जो हमारे बिहाफ में, जो लोगों के बिहाफ में डिसीजंस लेगा, लोगों के वेलफेयर में डिसीजंस लेगा और लोगों को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजंस लेगा। ठीक है, तो वोटर्स चॉइस, अब वोटर्स जब वोट लोगों ने चुना है तो उनको क्या चॉइस मिली, तो हु विल मेक लॉज, की लॉज कौन बनाएगा। जैसे हरियाणा वाले केस में उन्होंने वो पावर दी देवीलाल को और उसकी सरकार को कि तुम लॉज बनाओ, फॉर्म गवर्नमेंट की, कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा ये भी लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो कांग्रेस को ज़्यादा पार्टी को वोट देते तो कांग्रेस का कोई लीडर बनता, और अगर लेकिन उन्होंने देवीलाल की पार्टी को वोट दिया तो इसलिए देवीलाल का जो पार्टी है वो जीत गई और वो सारे डिसीजंस ले रही है। तो वही विच पार्टी तो वो उसने गवर्नमेंट बनाई। थर्ड थिंग इज विच पार्टीज पॉलिसीज फॉलोड, किस पार्टी की पॉलिसीज को फॉलो किया जाएगा। पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस के पार्टी की पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा था, अब लोकदल आ गई है तो लोकदल की पार्टीज के पॉलिसीज को फॉलो किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी वोटर की चॉइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम वोट दे रहे हैं तो हम ही डिसाइड करेंगे कि किसको चूज़ करना है, कौन लॉ बनाएगा, कौन सरकार बनाएगा और किसकी पॉलिसीज़ को हम फॉलो करेंगे। अगर देखो इलेक्शन होना एक चीज़ है और डेमोक्रेटिक इलेक्शन होना एक चीज़ है। देखो मान लो इलेक्शंस लो आपको चूज़ करने का राइट दे दिया कि आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है, आपको चूज़ करने का राइट दे दिया कि आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको जैसे मान लो कि एक डिब्बा है उसमें एक पर्ची है, ठीक है, और एक इंसान का उस पर नाम लिखा हुआ है और आपको ये चॉइस दे दी जाओ उस डिब्बे में से उस पर एक पर्ची को उठाओ और ये इसके थ्रू हम ये दिखा रहे हैं कि आप वोट दे रहे हो, लेकिन उनके पास चॉइस है, एक ही पर्सन है, चाहे वो उठाएं पर्ची ना उठाएं और उठा भी लें तब भी वही इंसान जीतेगा। तो यहाँ इलेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू किस तरीके क्या होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन और उसमें क्या क्या होता है। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, किसी भी जेंडर का हो, अगर वो 18 साल से बड़ा है, मतलब उसकी उम्र 18 साल हो गई है, तो वो वोट दे सकता है और सबके वोट की जो वैल्यू है बराबर है, चाहे वो 19 साल का एक लड़का हो, चाहे वो 30 साल की एक महिला हो, चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे कोई वो अमीर हो, चाहे वो कोई बेलदार हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, सबकी जो वोटिंग राइट है वो एक वोट दिया जाता है सबको और वो वोटिंग राइट बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाला है तो उसको वोटिंग राइट ज़्यादा है या उसको 2 वोट देने का अधिकार है, ऐसा नहीं होता। सबको वोटिंग की इक्वालिटी है और वोट भी इक्वल काउंट किए जाते हैं सबके, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, रियल चॉइसेस, लोगों के पास चॉइसेस है, मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर इलेक्शन, मतलब हर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, तो रेगुलर इलेक्शंस होते रहते हैं। और लास्ट थिंग इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि फ्री और फेयर इलेक्शंस भी होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री एंड फेयर का मतलब होता है कि कोई धांधलेबाजी ना हो इलेक्शन में। अब कैसी धांधलेबाजी, मान लो दो लोग इलेक्शन में खड़े हुए, एक जो कि एक अच्छी बैकग्राउंड से है, उसके मिनिस्टर वगैरह के साथ कांटेक्ट थे और वो प्रधानी का इलेक्शन खड़ा हो रहा है, तो उसके पास पावर है, मसल्स पावर भी है, मनी पावर भी है, ठीक है। दूसरा इंसान है, कोई एक एजुकेटेड पर्सन मिडिल क्लास का था, उसने कहा कि मैं सिस्टम में चेंज लाऊंगा और वो खड़ा हुआ, लेकिन क्या होता है कि वो पावर का इस्तेमाल करता है और वो पैसे, लोगों को पैसे बांट देता है या कुछ भी चीज़ें बांट देता है जिससे, और लोगों को अपनी तरफ कर लेता है कि आपको वोट मुझे देना है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो वो लोग तैयार नहीं हो रहे उनको डरा धमका के वोट दिलवाता है कि नहीं तुम्हें हमें ही वोट देना, अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हें मरवा देंगे, समझ में आया। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। तो वो जो इंसान है मिडिल क्लास से खड़ा हुआ है वो तो कभी जीत ही नहीं पाएगा। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इलेक्शन होने चाहिए वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, कि कोई भी गलत पावर का इस्तेमाल ना करे, सिर्फ अपनी प्रोमिसेस से, सिर्फ अपने वादों से, सिर्फ अपनी रैली से, अपने पोस्टर से और अपनी जो व्यूज़ हैं उनसे लोगों को प्रेरित करें और लोग उस आधार पर वोट करें, ठीक है। सो इस पॉलिटिकल कंपटीशन गुड, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि चलो कि ये कंपटीशन हो रहा है, लोग बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में और वो कंपटीशन कर रहे हैं, तो क्या ये कंपटीशन सही है, इस पॉलिटिकल कंपटीशन गुड, क्या ये पॉलिटिकल जो कंपटीशन है वो सही है कि नहीं है।
तो जैसे कि एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, मतलब एक हेड होता है, एक टेल होता है, उसी तरीके से इसके भी दो पहलू हैं, एक मेरिट्स हैं, दूसरे डिमेरिट्स हैं। अगर हम मेरिट्स की बात करें तो क्या होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से ये अकाउंटेबल रहते हैं। इन्हें पता है कि अगर ये लोगों के प्रति आंसरेबल नहीं रहे ना तो लोग दूसरे इंसान को चूज कर लेंगे और हमें पावर से हटा देंगे, तो उन्हें अकाउंटेबल बनाती है ये जो चीज़ है कंपटीशन। इम्प्रूव परफॉर्मेंसेस, लोगों की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। मान लो कोई इंसान इलेक्ट हो गया, अब वो 5 साल तक उसने कुछ नहीं किया, तो लोगों को पता है कि 5 साल तक इसने कुछ नहीं किया तो हम इसे वोट नहीं देंगे। तो तो ये चीज़ उस कैंडिडेट को भी पता है ना, जो जो जीता था उसको भी ये पता है, तो वो इम्प्रूव करना चाहेंगे अपने आप को। थर्ड थिंग इज जो पूरा सिस्टम है वो बेटर हो जाता है, एक बेटर गवर्नेंस आ जाती है, वहाँ बेटर सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है। अगर इसके डीमेरिट्स की बात करें तो ये क्या होता है, डर्टी पॉलिटिक्स। जैसे मैंने बताया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, डर्टी पॉलिटिक्स में मसल्स पावर, मनी पावर, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा तीसरी चीज़ धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर लोगों से वोट मांगना, तो ये डर्टी पॉलिटिक्स के अंदर आता है। थर्ड थिंग इज फॉल्स प्रोमिसेस, कि प्रॉमिस कर रहे हैं और वो भी फॉल्स कर रहे हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे। जैसे लोकदल पार्टी थी, उसने प्रॉमिस किया था कि वो लोन्स को माफ़ कर देंगे, लेकिन उन्होंने वो प्रॉमिस रखा और उन्होंने लोन्स को माफ़ किया, लेकिन बहुत सारे केसेस में मेजॉरिटी केसेस में होता है कि वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते। थर्ड थिंग, ये शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं, वो आपको पैसा देंगे या मिठाई देंगे या कोई भी चीज़ देंगे शॉर्ट टर्म के लिए, उसके बदले वो कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि यार ये हमारे मतलब इसने हमें ये दे दिया है या ये हमें पैसे दे रहा है, मिठाई दे रहा है, कुछ तो कर ही रहा है, तो हम उसी को वोट देते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म होता है बेसिकली, और शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं होती, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए कम से कम। तो ओवरऑल देखें, अगर हम इन चीज़ों को हटा दें, इन सिस्टम से इन चीज़ों को कम कर दें, तो ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब हम इंडिया के सिस्टम के बारे में जानते हैं कि जो हमारे इंडिया का सिस्टम है वहाँ इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो एक होता है जनरल इलेक्शन और एक होता है बाय इलेक्शन। तो हमें पता है कि हम हर 5 साल में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। देखो इलेक्शन दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है पूरे इंडिया के लेवल पे जिसमें मेंबर जो चुने जाते हैं उनको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो लोग चुने जाते हैं वो पूरे इंडिया से चुने जाते हैं। वहीं जो असेंबली होती है, स्टेट असेंबली, वो हर स्टेट की अलग अलग होती हैं। हर स्टेट अपना इलेक्शन करवाती है, फिर स्टेट असेंबली उसी आधार पर बनती है। तो इंडिया में ये सिस्टम होता है। तो जनरल इलेक्शन में सारी सीट्स के लिए इलेक्शंस होते हैं, साथ में हर 5 साल में होते हैं, और वो लोकसभा में होते हैं, असेंबलीज में होते हैं, ठीक है, यहाँ पे होते हैं स्टेट असेंबलीज में। हर स्टेट की जो असेंबली होगी वो अपना अपना इलेक्शंस करवाएंगी। एक होता है बाय इलेक्शन। ऐसा होता है, मान लो कोई किसी इंसान की डेथ हो गई, कोई मिनिस्टर बना और उसकी डेथ हो गई, बाद में जाके कोई भी मिनिस्टर था, तो या उसकी डेथ हो या वो रिजिग्नेशन दे दे, रिज़ाइन कर दे, तो उसको भरने के लिए बाय इलेक्शन, बीच में ही एक इलेक्शन करवा दिया जाता है जिसे हम बाय इलेक्शन बोलते हैं। तो अब जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं वो किस बेसिस पे, हमारी कंट्री को कैसे बांटा जा रहा है। तो जो इंडिया है, पूरी इंडिया है, उसको 543 एरियाज में बांटा जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। जैसे लेट मी एक्सप्लेन, जैसे ये एक बॉक्स है, ये मान लो हमारी इंडिया है, तो इसके ना बहुत सारे पार्ट्स कर देंगे, 543 पार्ट्स कर देते हैं, 543 पार्ट्स कर देंगे, और हर एक जो एरिया होगा वहाँ से एक पर्सन को चूज करेंगे, एक पर्सन जीतेगा वहाँ से, यहाँ से भी एक पर्सन जीता, यहाँ से भी एक पर्सन जीता, यहाँ से भी एक, इसी तरीके से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन जीतता है। तो अगर वो लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हों तो पूरी जो कंट्री है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बट जाती है, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं वो 540, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो 543 होते हैं। वो इसी बेसिस पे चुने जाते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन चुना जाएगा। अगर असेंबली की बात करें तो इसी तरीके से स्टेट में होता है, और स्टेट में क्या होता है कि स्टेट में भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस तरीके से बांटी जाती हैं। तो ये था आज के लिए। एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से थैंक्स अ लॉट और कीप वॉचिंग मी। जय हिंद।